हमें पता चला है कि एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ एमएनएस में विलय करने पर विचार कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र का राजनीतिक खेल काफी उलझ जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एमएनएस के साथ गठबंधन करना होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने यह कहकर शिवसेना को फंसा दिया है कि वो विलय का रास्ता नहीं चुनेंगे, बल्कि वो शिवसेना पर ही अपना दावा ठोक रहे हैं। और यही बात शिवसेना के बाकी विधायक दीपक वसंत केसरकर ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट के जहाँ सुनवाई हुई उसमें दो एक अहम सवाल थे। पहला सवाल तो यह था, जो 12 विधायकों ने किया था, कि डिप्टी स्पीकर ने उनके खिलाफ जो भी डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस जारी की है वो गलत है। और उन्होंने दूसरा ये सवाल किया था, डिप्टी स्पीकर को ये अधिकार नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस अविश्वास लाया और सरकार माइनॉरिटी में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर का और शिवसेना के प्रतोद का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होने के बाद इसके बाद वो फैसला करेगी। और दूसरी जो 2 दिन की डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली थी उसको जवाब देने के लिए उन्होंने 12 तारीख तक समय दे दिया। ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं स्टे नहीं किया है, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए एक मोहलत दी है। अब सवाल यह है कि 12 तारीख को जैसे थे, यानी आज जो पोजीशन है वैसे ही बरकरार रहेगी, ये तो है। और जहां तक सरकार मेजॉरिटी के माइनॉरिटी है, इसका फैसला तो हाउस के फ्लोर टेस्ट से ही होता है। और जब विधायकों को ये फैसला लेना चाहिए। शिंदे गुटन को एक रिलीफ मिला है क्या नहीं, क्योंकि उनकी मेन जो गुजारिश थी तो डिस्क्वालीफाई डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टे रोक लगा दिया। वो तो रोक नहीं लगाए, उनको जवाब देने के लिए वक्त मिला, इसलिए आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ी राहत मिली है। मैं लेकिन कानून के भाषा में इसे राहत नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मेन ग्रीवेंस है उनका कि डिप्टी स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली है वो बेकायदेशीर है, इल्लीगल है, और इसलिए उसे रोक लगा दिया। वो रोक नहीं लगाई है। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसका बहुमत तो मुझे कम होता दिख रहा है। अगर जो बागी विधायक लौट आते हैं और अगर उसमें से कुछ लोग शिवसेना के साथ आ भी जाते हैं तो भी जो बहुमत का जो फिगर होगा वो मेरे लगता है कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार के पास नहीं होगा। ऐसे में सरकार का जो परिवर्तन है, सरकार में जो बदलाव है, वो तो मुझे निश्चित नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि जितने लोग गए हैं उसमें से कितने लोग सरकार का साथ देते हैं, एक सवाल। और दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट जितने विधायकों के होने का दावा कर रहा है उसका परीक्षण सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान ही हो सकता है। दावे और प्रतिदावे बहुत हैं, सब हाथ कौन उठाता है सरकार के फेवर में और सरकार के विपक्ष में, ये मायने रखेगा। तो इसमें जितने विधायकों का दावा किया जा रहा है, जितने अब एक सरकार के 8 मंत्री चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि जब विधायक लौटेंगे तो उन पर कई तरह का दबाव होगा। उनको उनके सामने जो वहाँ गुवाहाटी में जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ अलग होंगी। क्या होता है ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो कुछ होगा वो विधानसभा के पटल से हमको देखने को मिलेगा कि उनमें से कितने लोग वास्तव में एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कितने लोग वहाँ पर सिर्फ जो है जो चर्चा चल रही है कि यहाँ से भेजे गए हैं या उनको प्लांट किया गया है, वो सब कुछ सामने आएगा। एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी किसी राज्य में इस तरह का राजनीतिक संकट गहराया है तब बागी विधायकों ने विलय के विकल्प को हमेशा ही चुना है। साल 2019 में गोवा में कांग्रेस के 2/3 विधायक पार्टी के खिलाफ हो गए थे और इसके बाद इन विधायकों ने बीजेपी में विलय कर लिया था। इस तरह साल 2019 में ही सिक्किम और सिक्किम की क्षेत्रीय पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी सिक्किम की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और अब सिक्किम में एनडीए की सरकार है। इसके अलावा साल 2019 में ही राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इन विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं आया था। इस राजनीतिक संकट के बीच में
एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद महाराष्ट्र में अब तक सरकार क्यों नहीं गिरी और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। क्योंकि इस राजनीतिक घटनाक्रम को अब एक पूरा हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में बने हुए हैं और लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि भले शिवसेना के 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन संगठन के मोर्चे पर उद्धव ठाकरे अब भी एकनाथ शिंदे पर हावी हैं। शिवसेना में अध्यक्ष पद के बाद कुल 12 बड़े नेता हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे को छोड़कर बाकी सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसके अलावा 30 उपनेता हैं, जिनमें मंत्री गुलाबराव पाटिल, विधायक तानाजी सावंत और यशवंत जाधव को छोड़कर बाकी सभी नेता अब भी उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। और शिवसेना के सभी 5 सचिव और पार्टी प्रवक्ता और दूसरे राजनीतिक इकाइयां भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हंगामा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। पूरा जो मामला है ये ईडी के चलते केंद्र सरकार ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, केंद्र सरकार ने इसको पूरा चलाया है। तो और भी ये इसमें से जो लोग गए हैं इसमें कई सारों को ईडी का नोटिस है। अभी और लोगों को किसको किसको ईडी का नोटिस मिलेगा, देखते हैं क्या होगा। सरकार बचेगी नहीं बचेगी सर? ठीक है, फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है ईडी की इंक्वायरी राजनीति पर आधारित होती नहीं है। पर राजनीति करना है तो हम लोग राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग किसी को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। जरूर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, लेकिन जब उनके पास कोई अनियमितता वाले पेपर जाते हैं तब उसकी इंक्वायरी ऑटोमेटिकली होती है और संजय राउत को मतलब ईडी का समन जो है ये हमारे कहने पर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पॉलिसी उनकी इंक्वायरी चल रही है। इतने सारे एमएलए जो है, इतने सारे एमएलए एक आदमी पर अगर विश्वास रखते तो उसमें कोई ना कोई तो उस आदमी में कुछ तो रहेगा और आज उनके साथ कुछ तो गलत हुआ रहेगा। तो इसके बारे में सभी को सोचना बहुत जरूरी है कि आज ये क्यों हुआ है। मुंबई में कब तक आएंगे? अब की बात हो गई एकनाथ शिंदे जी से, कब तक आएंगे? मुंबई में तो आना ही है। कब तक आएंगे? सरकार फॉर्म करेंगे तभी मुंबई में ही आएंगे। किसके साथ सरकार फॉर्म करेंगे? जो भी है वो अभी जो डिसीजन है वो सभी वो एमएलए का है। एकनाथ जी शिंदे साहब जो डिसीजन लेंगे वो होगा। सवाल यह भी उठा कि इस टकराव और बगावत के पीछे वजह क्या हो सकती है, और इसमें एक सबसे बड़ा कारण बजट भी हो सकता है। ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं, जरा मैं आपको यह भी समझा दूं। क्योंकि शिवसेना और शिंदे सेना के इस राजनीतिक टकराव के पीछे बजट को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। असल में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र का जो बजट पेश हुआ था, उसमें से आधा बजट ऐसे मंत्रालयों और विभागों को अलॉट किया गया जो एनसीपी के पास है। और मौजूदा साल में महाराष्ट्र का कुल बजट 5,48,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 3,14,000 करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट का 57% हिस्सा एनसीपी कोटे के मंत्रियों को अलॉट हुआ, जबकि 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट यानी कि बजट का 26% हिस्सा कांग्रेसी कोटे के मंत्रियों को अलॉट हो गया। और शिवसेना कोटे के मंत्रियों को उनके मंत्रालयों और विभागों के लिए 90,000 करोड़ रुपए ही दिए गए। यानी शिवसेना के 11 मंत्रियों को कुल बजट का
17% हिस्सा ही मिला और इस असंतुलन ने ही शिवसेना में बगावत के बीज बोने का काम किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने खुद बजट के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए थे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बगावत की जड़ में बजट अलॉटमेंट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। या 5,48,777 कोटीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती मिळाल्या? त्यांच्या खात्यांना 3,14,820 म्हणजे 57%. काँग्रेसच्या खात्यांना किती आहेत? 1,44,193 कोटी म्हणजे 26%. आणि परब साहेब, आपल्या शिवसेनेची काय परिस्थिती बघा, 90,181 कोटी म्हणजे 16%. तो बजट इस बगावत का मुद्दा बना या ना बना, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर साफ साफ ये बगावती तेवर अख्तियार किए हुए लोग कह रहे हैं, वो है हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की वो विचारधारा जिसके साथ बाला साहब जुड़े थे। इसको जरा समझिए कि किस तरह से विचारधारा के साथ शुरुआत होती है और अब कहां की विचारधारा के साथ कैसे बदलाव को लोगों ने देखा। शिवसेना की स्थापना साल 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी और उस समय इस पार्टी की स्थापना का मकसद था सरकारी नौकरियों में मराठी समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दिलाना, मराठी भाषा का प्रचार प्रसार करना और मराठी संस्कृति को बढ़ावा देना। हिंदुत्व की विचारधारा को शिवसेना ने 1980 के दशक में अपनाया, यानी शिवसेना की स्थापना के समय हिंदुत्व बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन साल 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने हिंदुत्व और क्षेत्रवाद को मिला दिया और महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए। इसके अलावा बाल ठाकरे ने जीवित रहते हुए सरकार में कभी कोई पद हासिल नहीं किया और ना ही अपने परिवार से किसी को सरकार का हिस्सा बनने दिया। लेकिन साल 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद शिवसेना एक परिवार की पार्टी बन गई और उद्धव ठाकरे साल 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी सरकार में मंत्री बना दिया। और यह शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो एक परिवार पर आधारित पार्टियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि ऐसी पार्टियों में जमीन से जुड़े नेताओं को परिवार से छोटा समझा जाता है, उन्हें मौके नहीं दिए जाते और इन पार्टियों को एक परिवार द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.